नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा यानी जबलिया में और खान यूनिस दोनों जगह हमास लड़ाकों ने इजरायली वाहनों को क्षति पहुंचाई है। दूसरी तरफ यमन ने बड़ा हमला रेड सी में कर दिया है एक इजरायली शिप पे, और जहां तक जो आखिरी खबरें आई हैं 4 नेवल बोट से हमला किया और शिप लगभग डूब रही है। फिर यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल से भी बेन गुरियन एयरपोर्ट तेहरान पे हमला किया। तीसरी जो बड़ी खबर है वो सीज फायर को लेकर है कि कैसे सीज फायर की जो बातचीत है वो और तेज हो गई है, क्योंकि नेतन्याहू वॉशिंगटन के लिए निकल गए हैं। आज 7 जुलाई 2025, 7/7/2025 आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं कल रात से और आज सुबह के बीच, उनमें एक ऐसा पहलू है, ब्रिक्स का सम्मेलन भी है जो हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा नेतन्याहू का जो पूरा एक गाजा के सीज फायर की डील है उसके बारे में बातचीत है। ब्रिक्स के सम्मेलन में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो वाकई एक दिखा रहा है कि जिसमें भारत भी अब ऐसा फंस गया है बीच में कि अमेरिका इजराइल कैंप में रहते हुए अब उसकी रहने की स्थिति नहीं रह गई है। उसको अब कहीं ना कहीं मजबूती से जो इजराइल, ये जो ईरान और रशिया और चाइना का जो कैंप है उसके बीच उसको आना ही है। इस तरह की स्थिति बन गई। जो ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद जो ब्रिक्स सम्मेलन ने कल रात तक जो उसके ऐलान आए हैं चौंका देने वाले हैं। उसके बाद देखिए, और एक कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने किए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो गाजा में एड के बहाने मैसाकर्स हो रहे थे, जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन नाम की फर्जी संस्था अमेरिकन और इजरायलीज ने बनाई थी और गाजा के लोगों को खाना देने के बहाने उनकी जान ले रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको ट्रैप में फंसा रहे थे। ये पूरा एक सीक्रेट प्लान था एक अमेरिका की बड़ी रिप्यूटेड फर्म का, कि गाजा के लोगों को कैसे इस तरह से परेशान करके, जान से मार के, फिर उनको पैसा देके गाजा से बाहर निकालने का। और ये पूरा प्लान लीक हो गया, पूरा प्लान लीक हो गया है। बड़ी खबर इसके बारे में है। उसके बाद इजरायली आर्मी के अंदर ऐसी डिवीजन हो गई है इस बार कि गाजा को छोड़ने की नौबत आ गई। एक घोषणा भी हो गई थी कि आईडीएफ गाजा में नहीं रहेगी, क्योंकि आईडीएफ जो बजट मांग रही है वो बजट बहुत ज्यादा है, इजराइल की इकोनॉमी टूट जाएगी। और जब आईडीएफ से कहा गया बजट बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, इसको बंद क्यों नहीं कर देते। साथ ही साथ आईडीएफ के कुछ सोल्जर्स ने आत्महत्या भी कर ली है। ये भी एक बड़ी खबर। तो देखिए, बहुत सारी खबरें हैं। मैं फिर अमरीश मिश्रा स्पीच की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के पहले वीडियो में, जो आपको सुबह मिल जाएगा। अब देखिए, जो हमास ने जो वार किए हैं, अब देखिए कल के वीडियो में, कल मैं 2 वीडियो लाने वाला था, लेकिन कल फिर मैंने एक ही वीडियो मैंने जारी किया, क्योंकि अशूरा कल था और मुझे लग रहा था कि रात को आप लोग बिजी होंगे। अभी देखिए, कल जो मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि 4 सिक्योरिटी घटनाएं हो रही हैं, और कल वो 4 सिक्योरिटी घटनाएं तो हुई, उसके अलावा 4 और हो गई, मतलब एग्जैक्टली 4। कल भी 2, कल सुबह भी बताया था 2 जबलिया 2 खान यूनिस, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि कल रात को 2 जबलिया 2 खान यूनिस में फिर से बड़ी सिक्योरिटी घटनाएं हुई हैं। क्योंकि बेलिंसन हॉस्पिटल जो गाजा के सेटलमेंट्स में है, जो गाजा से लगा है, जो गाजा से लगे इजरायली सेटलमेंट्स में है, बेलिंसन हॉस्पिटल में भारी मात्रा में इजरायली हेलीकॉप्टर घायल इजरायली सैनिकों को ले जाते हुए दिखाई पड़े। और ऐसा लग रहा है कि हमास ने इस बार जो EFP है, एक्सप्लोसिवली फॉर्म पेनिट्रेटर्स, उनका तो यूज किया ही, उसके साथ साथ मशीन गन और RPG, यानी ये 3 जो मोड्स हैं, ये इन 3 मोड्स को मिलाना, कि रेगुलर जो मशीन गन और जो राइफल से फायरिंग होती है, प्लस सबसे पहले EFP चलाते हैं, उसके बाद RPG और उसके बाद स्मॉल आर्म फायर। ये पूरा एक तरह का मिश्रण बन गया, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, ये नए तरह के ऑपरेशन है। अभी तक इसको दुनिया के पास इस तरह की लेंस नहीं है कि उसको समझ सके। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ इसमें फेल हो चुके हैं। उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को कि वो कैसे इस लड़ाई को देखें। मेरा चैलेंज है, हिंदुस्तान के जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं आके मुझसे बहस कर लें। आप लोग बहुत पीछे हैं, आप लोग भारत पाकिस्तान और ये इसमें फंसे हुए। इवन ईरान इजराइल की जो लड़ाई चली, उसमें तो ईरान ने जो चीज़ें दिखाई, वो उसमें से एक बड़ा हिस्सा हमास के पास है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कभी निकल आई तो कुछ कहिएगा मत मुझको। यमन के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, उसने तो आज फिर मारी और उसको इजराइल ने कहा इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन हमारी खबर है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को नुकसान हुआ है और यमन तो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स के बल पे एक ताकत बनी गई है।
और हमास के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल हुई तो, क्योंकि देखिए आज क्या हुआ कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जिन जगहों पर हमास ने हमला किया था, स्पेशली जो गाजा से लगे इजरायली सेटलमेंट्स हैं, निरिम, अब निरिम सेटलमेंट पे जो हमला है ये कल रात को हमास ने रॉकेट हमला किया। अब इस रॉकेट हमले से ये लोग बहुत परेशान हैं इजरायली, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रॉकेट अच्छा निरिम में किया, एन अल थलात में किया, और निरिम और एन अल थलात में किया 114 मिलीमीटर रजूम रॉकेट से। और रजूम रॉकेट आप सोचिए कि कॉर्नेट रॉकेट जो हिजबुल्लाह के पास है उसी की तरह होते हैं। बहुत दिनों बाद इतना सीरियस हमला किया। इसके पहले जो हमले हमास ने जो अभी पिछले 3-4 महीनों में किए हैं वो हल्के फुल्के थे और इंटरसेप्ट हो गए थे ज़्यादातर, लेकिन ये जो हमला किया है ये उसी जगह गिरा जहां पर बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हमास ने किया था और जिसमें कम से कम 50 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स यहीं मारे गए थे। निरिम के पास 50 से ऊपर इजरायली सोल्जर उसी जगह वापस मार दिया और रजूम रॉकेट मारा, जो कि हमास का वो रॉकेट है वो निकालता है जब वाकई युद्ध के बारे में सीरियस हो। और इसको लेके बड़ी ही मतलब हलचल है। अच्छा, जो घटनाएं हुई हैं जिसमें जो मैं आपको बता रहा था कि जो खान यूनिस में हुई और जबलिया में हुई, तो उसमें खान यूनिस वाली में अल सतार और अल करार, इन 2 जगह जहां लगातार हमास घुसने ही नहीं दे रहा है इजरायलीज को, उनकी व्हीकल्स को, उनके सैन्य जमावड़ों को, उनके कंट्रोल और कमांड स्ट्रक्चर्स को नष्ट कर रहा है एक के बाद एक। ये बड़ा वेव एक हमास का चल गया है, बार बार इजराइल इसको दबाने की कोशिश करता है और बार बार ये चल जाता है। और जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि जो सीज फायर को लेकर जो प्रपोजल हो रहा है उसमें आप चौंक जाएंगे किस हद तक हमास की चल रही है। सीज फायर हो ना हो वो एक अलग सवाल है, लेकिन हमास की किस हद तक चल रही है, नेतन्याहू बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है, उसकी कोई स्थिति नहीं बन रही है। खैर वो हम आगे बात करेंगे। पहले आपको यमन की बात बता दें। यमन ने देखिए हुदैदा के जो हुदैदा पोर्ट है उसका, उससे थोड़ी दूर पे रेड सी में एक बड़ा कांड किया है। वहां पर एक शिप जा रही थी इजराइल से रिलेटेड, उसके हल पे सीधे मार दिया, यानी जो शिप का जो एक पोर्शन होता है जो बाहर आता है वहां पर सीधे मार दिया। और उस पर चार नेवल बोट्स जो यमन की है उन्होंने हमला किया एक साथ। और उससे क्या हुआ कि पूरी शिप में आग लग गई और अब शिप डूबने के कगार पे। अच्छा यही नहीं, उसके बाद ड्रोन्स छोड़े और ड्रोन्स एक तो जो नेवल बोट्स छोटी ले गए थे यमन उससे छोड़े और दूसरा हुदैदा से भी छोड़े, यानी बड़े ड्रोन्स भी छोटे और जो ऐसे स्मॉल ड्रोन्स होते हैं वो भी छोड़े। और इतनी कॉन्सेंट्रेटेड मार से वो जो शिप है यूके जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है UKMTO, उसके अनुसार वो शिप एक्चुअली सिंक करना शुरू गई। अरे बड़ी घटना है ये। रेड सी में बहुत दिनों बाद यमन ने इस तरह से एक जहाज को डुबोया है। और फिर देखिए वो जो बेन गुरियन पे मारा है उसके बारे में हमने आपको बताया ही। तो यमन भी देखिए अचानक सक्रिय हो गया। अब ये दोनों जो पहलू हैं, और अभी बाद में ब्रिक्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो ईरान की भी स्थिति बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामने आएगी। तो ये जो दोनों पहलू हैं, जैसे पहले हमने हमास बताया फिर यमन, अब ये जो नेतन्याहू व्हाइट हाउस जा रहा है, आज ही मीटिंग है, मंडे को आज ही मीटिंग है ट्रंप के यहाँ, तो वो जो जा रहा है वहाँ पर वो जो ट्रंप से मिलेगा उसमें क्या क्या बात होगी। उसमें नेतन्याहू कह रहा है कि हम तो देखिए हमने ईरान पे स्ट्राइक किया। ईरान पे स्ट्राइक करने को वो जीत मान रहा है। जो इजराइल को मार पड़ी और उसके बाद इजराइल झुका उसके बारे में बात ही नहीं कर। पागल बिल्कुल। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि आप थोड़ा उस तरह से बात किया कि उन्हें कभी देखिए मेरी जो ऑडियंस है वो वर्किंग क्लास ऑडियंस है, मिडिल क्लास वर्किंग क्लास लोग हैं, उनको सीधी सीधी बात करना पसंद है। बात को बहुत घुमा फिरा के बात करना उनको पसंद नहीं। सोफिस्टिकेटेड तरीके से मुझे अगर सुनना है बात करते हुए इंग्लिश में या हिंदी में तो भाई दूसरे चैनल्स पे मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ। यहाँ तो मैं जो खुल के दिल की बात है, जैसी सच्चाई है ब्लंट, उसको मैं उसी तरह से रखता हूँ, इसीलिए ये चैनल सुना भी जाता है। तो खैर, तो जो वहाँ पर वो नेतन्याहू गए, मतलब जो नेतन्याहू रवाना हुए, गए नहीं रवाना हुए, उनके साथ जो अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल माइक हकबी वो भी थे। और उसमें नेतन्याहू अब नेतन्याहू किस पशुपेश में जा रहे हैं ये आप देखिए कि नेतन्याहू एक तरफ कह रहे हैं कि हम हमास की कोई मांग नहीं मानेंगे, हमास को ख़त्म करना हमारा मकसद है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हम कोई ना कोई डील
करके ही आएंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करके आएंगे जिससे गाज़ा को रिलीफ मिले। और कुछ हलकों का ये कहना है कि गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड कुछ कुछ इजराइल ने अलाउ करनी शुरू कर दी। अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसको लेके स्मोत्रिच का एक बयान आया था, उसने कहा कि अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, इसके साथ में नहीं। दूसरी बात, हमास के लोगों को अब पहले पैसा ऑफर किया गया बहुत पहले, अब उनको एक एमनिस्टी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है तुम अगर हथियार डाल दोगे तो तुम्हें हम माफ कर देंगे, तुम्हें हम कोई उस तरह का जो भी तुमने किया है, गोली चलाई है, कितने इजरायली सोल्जर्स को मारा है, उसका कोई भी अभियोग तुम पे नहीं लगेगा। इस तरह की बात कर रहे हैं, जो कि हमास तो मानते ही नहीं कि इजराइल कभी सच बोलता, और अगर सच बोलता भी है तो वो इतना आगे बढ़ गए हैं, कितने लाखों लोगों की शहादतें हो गई हैं, इंजर्ड हैं लोग। अब इस पे तो कोई हटेगा नहीं, जो हटेगा गद्दार कहलाएगा, मारा जाएगा। उसके बारे में भी बात करेंगे हम अभी, जो शबाब गैंग के साथ, जो गद्दार के साथ हमास कर रहा है, और दुनिया के सामने वो एक एग्जाम्पल है गद्दारों को कैसे गद्दारों से निपटा जाता है। भारत में भी जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो भी इसमें, चाहे वो शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उसने अगर गद्दारी की है फिलिस्तीनी कॉज के साथ, तो 1857 के साथ गद्दारी मानी जाएगी और उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। ये बात समझ लो। इसमें बिल्कुल इसको धमकी समझो, इसको एक सच्चाई का कथन समझो, मैं इसको करूंगा या कोई और करेगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन देखिए, अभी जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें ये बात साफ हो गई, नेतन्याहू इज गोइंग टू व्हाइट हाउस एज अ ब्रोकन मैन। ही इज ब्रोकन, हिज कंट्री इज ब्रोकन, हमास हैज फिनिश्ड। तो अब जो पूरी बात हो रही है कि तुम यहां तक आ गए हो कि हमास को एमनिस्टी देने पे आ गए। अच्छा, इसके पहले जो पागलपन का दौर इजराइल में चला, उसने एमनिस्टी इंटरनेशनल, मतलब जो एमनिस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है मानवाधिकार, ये एमनिस्टी नहीं, एमनिस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हमास एमनिस्टी कहना शुरू कर दिया था। जो भी एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन हमास के फेवर में बोलता, उसको वो कह देता कि ये तो मतलब यूएनओ भी हमास हो गया है। यूएन के जनरल सेक्रेटरी जो ग्यूटेरस हैं वो भी हमास हैं, दुनिया में सब लोग हमास हैं। अब वो हो सकता है ट्रंप को भी हमास ही बहुत जल्दी कह दे, क्योंकि ट्रंप इस बात पे अड़ने वाला है कि नहीं, किसी भी तरीके से हम लोग ये पूरा जो हो रहा है ये गाजा में, इसमें सीज फायर चाहिए, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए। लेकिन ट्रंप के सामने हो सकता कोई बेहतर प्रपोजल नेतन्याहू ले आया कि ईरान, लोग कह रहे हैं कि देखिए ईरान के सवाल पे ट्रंप अड़ा हुआ है कि अब दोबारा वॉर नहीं शुरू करनी है, लेकिन नेतन्याहू ये ट्रंप से गारंटी लेकर ज़रूर आएगा कि अगर उनको लगा कि ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है तो वो ईरान पे स्ट्राइक कर देगा। तो वो देखिए, पहली बार भी क्या अमेरिका ने वाकई स्ट्राइक की थी, इस पर भी सवाल है। नेतन्याहू जो भी समझे, जो भी माने, उनका मोसाद ध्वस्त हो गया है। मोसाद में कितने मोसाद के लोग मार दिए ईरान ने, अभी तक ये राज है, जो मोसाद के हेडक्वार्टर्स हर्जिलिया में है। तो इतनी सारी चीज़ें जब राज हैं और वहाँ जाके तुम सीज फायर कर रहे हो, और उस सीज फायर में आप ये सोचिए, ट्रंप ने हमास का प्रपोजल मान लिया है, विटकॉफ ने हमास का प्रपोजल मान लिया है, जिसमें वही बात है कि हमास ने वही कहा है कि 60 दिन का एक टेम्पररी सीज फायर होगा, जिसमें सारे के सारे कैदी हमास के पास रहेंगे, हमास अपने हिसाब से छोड़ेगा, बाकी फिलिस्तीनी कैदियों की बड़ी संख्या छूटेगी, और उसमें हमास इस बार मरवान बरगूती को 100% मांगेगा कि मरवान बरगूती को छोड़ा जाए, और भी 2 बहुत फेमस फिलिस्तीनी जो प्रिजनर्स अंदर हैं, वो मरवान बरगूती बाहर आएंगे, सीधे महमूद अब्बास की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को चैलेंज, उसको सीधा उखाड़ फेंका जाएगा, कोई उसका बीच का रास्ता नहीं है। तो अब जो पूरी स्थिति बन रही है उसमें हमास ने ये अपने हाथ में इनिशिएटिव रखा है कि वो भी जब चाहे लड़ाई शुरू कर सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि 60 दिन के अंदर अगर बातचीत शुरू नहीं हुई तो हम सारे कैदी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा कि 50वें दिन जो आखिरी बैच है कैदी इसका, वो 50वें दिन हम छोड़ेंगे, और करीब 20 से 24 कैदी हैं जो अभी जिंदा हैं, बाकी मान लीजिए कुछ डेड बॉडीज हैं। तो वो जो पूरा हमास ने अपने हाथ में रखा है कि उसको अगर ये लग गया 40वें दिन कि हमने इतने छोड़ दिए, मान लीजिए 10 छोड़ दिए, 10 अभी बाकी हैं, और इजराइल परमानेंट सीज फायर में, यानी उस टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में नहीं बदलना चाहता है, तो फिर हमास फिर से अपनी तरफ से लड़ाई शुरू कर सकता है। ये पूरी बात साफ तौर पे कही गई है, और ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इस तरह की बात कभी भी इस तरह की बात विटकॉफ ने, ट्रंप ने नहीं मानी। ये लोग डेस्परेट हैं।
अमेरिका इज डेस्परेट फॉर अ ट्रूस, और इसको सही जगह जाके पूरा हमास ने पकड़ा है, इनकी गर्दन पूरी पकड़ ली है और अब उसको दबा रहा है, धीरे धीरे दबा रहा है उसको। उसके बाद देखिए जो दो और लोग थे जिनके बारे में हमास डिमांड करेगा उनको रिलीज किया जाए, मरवान बरगूती के अलावा अब्दुल्ला बरगूती और अहमद सदात, इन दोनों को भी हमास डिमांड कर सकता है कि वो उनको रिलीज किया जाए। उसके बाद देखिए और एक चीज और, हमास ने यह भी डिमांड किया है कि जो गाजा में जो एड मैकेनिज्म है उसकी पूरी रीस्ट्रक्चरिंग। अब उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, क्योंकि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इतने दिनों से कत्लेआम कर रहा है, उसने करीब 10 दिन में 591 लोग मार दिए हैं, और एड के नाम पे उसने फर्जीवाड़ा फैलाया है। कोई एड नहीं मिल रही है, एड के बहाने लोगों को बुलाते हैं, फिर कहते हैं वो देखो वहाँ रखा है, जैसे फिल्मों में होता है वहाँ रखी है एड, दौड़ के लो, फिर दौड़ के लोग जाते हैं, उनमें से फिर गोली चलाते हैं लोग, उसमें से जो बच गया वो ले जाता है, जो मर गया वो मर गया। मतलब इस तरह का क्रूर खेल हो रहा है, स्क्विड गेम की तरह। अब इस पूरे माहौल में जो नया खुलासा आया वो ये आया है कि एक बॉस्टन, अमेरिका में एक बॉस्टन की बड़ी सोफिस्टिकेटेड फर्म है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG, और इस BCG का जो काम है, इसने गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के लिए प्लान तैयार किया था चुपचाप। और गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इतनी फर्जी है कि उसको स्विट्जरलैंड के बैंक, मतलब बार्कलेज और UBS बैंक, उन लोगों ने अकाउंट खोलने से मना कर दिया उसका। हर जगह से बैकलैश हो रहा है। और ये जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, ये ग्लोबल कंसल्टिंग ग्रुप में इसका बड़ा नाम है। इसका प्रोजेक्ट इसने शुरू किया सीक्रेट प्रोजेक्ट औरोरा नाम से, और उस औरोरा प्रोजेक्ट का ये हिस्सा था कि वहाँ जाके फिलिस्तीनियों को एड के बहाने उनकी जान लो, उनको इधर से उधर, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ उनको दौड़ाओ, उनको हैरेस करो, और उसके बाद किसी भी तरीके से तुम उनको $9,000 पर हेड देके करीब 5 लाख गाजा के लोगों को वहाँ से निकालो, गाजा से निकालो, डिस्प्लेस करो। यानी जो ट्रम्प का रिवेरा प्लान है उसके पक्ष में काम करो। मतलब वो पूरा वही हमारा शुरू से कह रहा था कि ये जो है ये संदिग्ध है, ये कहीं से भी कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जिस तरह से लोगों को मार रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी बाहर आ गई, खुद अमेरिकन अखबारों ने बाहर की। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये जो BCG है, इसने सीक्रेट प्लान तैयार किया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, गाजा के लोगों को बुरी तरह से मारो, सैकड़ों लोग मार दिए, फिर उनको इतना हैरेस कर दो, उनका कोई परमानेंट घर नहीं, कभी नॉर्थ गाजा कभी साउथ गाजा, और फिर उनको पैसा देके केवल $9,000 देके, सोचिए $9,000 देके 5 लाख लोगों को, मतलब एक इंसान के, एक फैमिली के हिसाब से $9,000 देके उनको 5 लाख लोगों को गाजा से पहले निकालो, ये प्लान था। और इसमें जो सब, और ये और भी खुल गया, इसमें टोनी ब्लेयर का नाम आ गया। अब टोनी ब्लेयर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, महागलीज आदमी, जिसने गद्दाफी को मरवाया, सद्दाम हुसैन को मरवाया, 2 कौड़ी का आदमी, कुत्ता, उसका भी नाम इसमें आ गया। ही इज लाइक अ डॉग हु इज ऑलवेज विस्लिंग, हु इज ऑलवेज डेस्परेट टू विसल, बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर अ मास्टर ऑलवेज। तो ये जो देखिए बात है ना, ये जो बात है, टोनी ब्लेयर का पूरा, इन लोगों ने, टोनी ब्लेयर ने मिलके एक गाजा रिवेरा प्रोजेक्ट तैयार किया है, और इसको जो है इजरायली जो टेक मुगल हैं, लीरैन टैंकमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल आइजनबर्ग, ये लोग इसको बैंक रोल कर रहे हैं। और इनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब BCG ग्रुप ने, जब ये फाइनेंशियल टाइम्स जो अमेरिका का है, उसने एक्सपोज कर दिया कि BCG ग्रुप का इसमें बड़ा खेल है। सारी की सारी प्लान, तो ये प्लान ये था कि 5 लाख गाजा लोग के उन्हें निकालो, फिर उसी में बाकी भी निकल जाएंगे, और फिर वहाँ गाजा रिवियरा बनाओ। ये इस तरह का प्लान इन लोग का था, जो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। अब हम देखिए सीधे आते हैं ब्रिक्स पे। ब्रिक्स में ईरान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अब ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, पिछली बार की मीटिंग में था, और कई नए देश भी उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंडोनेशिया को आज वेलकम किया गया, और इसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, इन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई लॉजिक नहीं था ईरान पे हमले का, कोई लॉजिक नहीं था, कोई किसी भी तरह का, क्योंकि ईरान उस समय इंटरनेशनल
एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के इंस्पेक्शन में था और आईएई ने एक झूठी रिपोर्ट दी बाद में, जिससे वो बिफर गया कि शायद ईरान और एनरिचमेंट कर रहा है। उस झूठी रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं किया, उसके पहले इसराइल ने अटैक कर दिया। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए। और ब्रिक्स के ऊपर पूरा एक ईरान ने दबाव डाला कि वो इसको कंडेम करे, इसराइल को कंडेम करे। ईरान ने तो सेल्फ डिफेंस में किया जो भी किया। ईरान ने सैकड़ों इजरायलियों को मार दिया, सही बात है, कुत्ते की तरह मारा, लेकिन उसने सेल्फ डिफेंस में किया। और ये ब्रिक्स ने माना। ब्रिक्स ने एक शब्द ईरान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला ब्रिक्स, बल्कि पुतिन ने तो बहुत कुछ कहा, वो जो आपको बताएंगे, बहुत कुछ कहा। नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, सर झुकाए हुए थे, पूरा उनका सर झुका था। ये देखिए जो बात है, ये जो पूरी बात है, इसको हम लोग यहां तक एक हम लोग देख रहे हैं कि ईरान, देखिए, क्योंकि सच्चाई उसके साथ है, ईरान के साथ चाइना है, ईरान के साथ पूरे ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, ब्राजील है, सब लोग हैं। और उसने सीधे कहा कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट होते तो हमारे स्पिरिचुअल जो लीडर हैं खामनेई, वो ऐसा फतवा क्यों देते कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए, हमारे धर्म में ये फॉरबिडन है, ऐसी बात क्यों कहते हैं। देखिए सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी मारक है। और जिस हमलावर तरीके से अरागची ने अपनी बात रखी, उससे सारा का सारा माहौल ही बदल गया। उसमें ये, और उसके बाद जो ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन जो छन के आया है वो भी कमाल का है। उसने सबसे पहले जो ट्रम्प ट्रेड टैरिफ लगा रहा है उसकी भर्त्सना की। उसके बाद जो जॉइंट यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक्स थी ईरान के ऊपर, उनकी भर्त्सना की। और उसमें कहा कि केवल ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, इनको हम कंडेम करते हैं। और एक शब्द भी उन्होंने, ईरान ने जो पलटवार किया उस पर नहीं कहा, मतलब कि सीधे तौर पे इजराइल और अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। और भी बहुत कुछ पुतिन ने कहा कि देखिए पिछले साल से बहुत सारी ब्रिक्स कंट्रीज अपने नेशनल करेंसी में ट्रेड करने लगी, यानी डॉलर की हेजुमनी को क्वेश्चन करने लगी, चैलेंज करने लगी। बड़ी बात है, ये सारी बातें हो रही हैं। और पुतिन ने यह भी कहा कि इतनी सब कोशिश के बाद जर्मनी को आप रीआर्म कर रहे हो, यूरोप को तैयार कर रहे हो कि रशिया पे हमला करो, यूक्रेन को लेकिन कोई बढ़त हासिल नहीं हो रही। यूक्रेन धीरे धीरे गिरते ही चला जा रहा है। आज डोनेट्स जो रिपब्लिक जो रशिया एनेक्स कर चुका है, उसके आगे भी रशिया बढ़ गया। हर जगह से ये बात आ रही है सामने। फिर देखिए जो पहला रेजोल्यूशन ईरान पे, इसमें यूएस इजराइल को कंडेम किया। दूसरा रेजोल्यूशन गाजा पे कि अनकंडीशनल सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास को कहीं भी कंडेम नहीं किया गया अपने रेजोल्यूशन में, कहीं भी नहीं। और कहा गया कि अनकंडीशनल सीज फायर इजराइल और हमास के बीच होना चाहिए। अनकंडीशनल सीज फायर का मतलब है कि इजराइल अपनी कोई शर्तें न थोपे। हमास तो चाहते ही है, हमास ने तो कही दिया है कि कंप्लीट सीज फायर चाहिए उसको। इजराइल को कोई शर्त थोपने का अधिकार नहीं है। ये ब्रिक्स का स्टैंड। सीधे मोदी वहां बैठे हैं, यूएस और इजराइल की भर्त्सना हो रही है, मोदी वहां बैठे हैं, उसमें हमास के पक्ष में या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पक्ष में बात हो रही है, मोदी वहां बैठे हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, इस बात को मत भूलिएगा। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन वो बने बेस्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ 1967। फिर उसके बाद देखिए जो कर्स पे जो हमला किया यूक्रेन ने, उसका विरोध हुआ। उसके बाद महत्वपूर्ण बात की, इजराइल को यह भी कहा गया कि 1974 के जो बॉर्डर सीरिया से हैं तुम्हारे, उस पर वापस जाओ और लेबनान से भी विड्रॉ करो। ये सारी मतलब इजराइल के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्चर्स पास हुए। सीरिया से तुम विड्रॉ करो, तुम वापस जाओ, अगर वापस नहीं गए तो इसको इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना जाएगा। उसके बाद लेबनान से तुम विड्रॉ करो। ये सारे रेजोल्यूशंस इसमें लिए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो 2254 रेजोल्यूशन है 2015 का सीरिया के बारे में, उसको इजराइल लागू करे, जिसमें कहीं से भी ये नहीं है कि इजराइल गोलन हाइट्स से आगे बढ़े और ये करे, बल्कि अब तो इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा और उसके बाद गोलन हाइट्स भी लौटानी पड़ेगी। अलशरा गया भाड़ में, अलशरा का कोई मतलब नहीं है।
उसके बाद देखिए जो माइनॉरिटीज़ पे जो सीरिया में अटैक हुआ है उस पर हमला हुआ। फिर देखिए सीरिया के सॉइल पे जो भी फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, जो दो कौड़ी के जो जिहादी हैं, इस टाइप के सुन्नी टाइप के जो जिहादी पहुंच गए बिना किसी मतलब के, उनको भी बाहर निकालने की बात है कि उनको सीरिया से बाहर निकाला जाए। सुन्नी असली नहीं है, फर्जी सुन्नी है, लेकिन उनको बाहर निकाला जाए किसी भी तरीके से। तो ये देखिए, ये एक बड़ा स्टैंड है कि फॉरेन मिलिटेंट्स को सीरिया से बाहर निकाला जाए और फिर सैंक्शंस भी हटाए जाए। अब देखिए, हम एक जिस टॉपिक पे आ रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो इजराइल के अंदर की जो लड़ाई है। उसमें देखिए क्या हो रहा है कि इजराइल बैंकरप्ट हो रहा है इतना ज़्यादा। उसमें अब झगड़ा ये हो गया है डिफेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और वो ये बात हो गई कि 135 बिलियन शेकल्स का, और शेकल्स और डॉलर में ज़्यादा, शेकल बहुत स्ट्रांग है, $1 मतलब 3 शेकल, यहाँ की तरह नहीं कि $1 85 रुपये, 3 शेकल। तो वहाँ पर ये हो गया है कि जो NIS 135 बिलियन शेकल्स हैं, इसका बजट था, लेकिन अब ये 160 बिलियन हो गया, फिर इसमें 20 बिलियन और ऐड हो गया, 60 बिलियन और ऐड हो गया, और ये ऐड होता चला गया। पहले गाज़ा के साथ वॉर, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, फिर ईरान के साथ, और ईरान के साथ सबसे ज़्यादा जब ईरान के साथ वॉर चली तो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। और अब इसमें एक्स्ट्रा करीब एक बड़ा अमाउंट, करीब $90 बिलियन जो आर्मी को और चाहिए, क्योंकि उसके सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। आर्मी ने कहा है कि हमको इतना बजट और चाहिए, 90 बिलियन जो शेकल्स हैं उनका हमको वो उतने की और ज़रूरत है, 90 बिलियन शेकल्स की और ज़रूरत है। इससे तो इजराइल 135 बिलियन का तो बजट ही है, उसमें 90 बिलियन इनको सेना को देना पड़ेगा, तो बाकी चीज़ों के लिए क्या बचेगा, ख़त्म हो गया खेल। यही बात जो है देखिए ईरान ने कही थी कि हमने तो देखिए जो कर दिया है वो बहुत लंबे समय तक इजराइल को दर्द पहुंचाएगा। वो दर्द पहुंचा रहा है, और वो ऐसा दर्द पहुंचा रहा है कि क्या मैं बताऊं आपको। और आज 7 तारीख की सुबह, उसके बाद जो शाम तक आते आते देखिए और भी बहुत सारी घटनाएं होंगी। मैं हाजिर होऊंगा और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।